हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार ने बनाया नया हाई, लेकिन फिर वही कहानी। जब भी बाजार नया उच्चतम स्तर छूता है उसके बाद से मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। 25,445 का हाई लगाने के बाद निफ्टी ने अब से कुछ देर पहले जो लो लगाया है वो है 25,336 का, यानी करीब करीब ऊपरी स्तरों से 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है और अब हरे निशान में निफ्टी लौटता हुआ 15 अंकों की मजबूती 25,371 ये स्तर देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल से 30-35 अंकों के आसपास की मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल ये कि अब बाजार में क्या करना चाहिए, इस पर विस्तारपूर्वक बातचीत होगी। लेकिन आज का मैन ऑफ द मैच, आज की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं वो रखी जाएगी जो बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया है उसके इर्द गिर्द। जो बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग जिस तरीके से शानदार हुई है उसके इर्द गिर्द भी बातचीत होगी। तो आज वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज से 2 नए आईपीओज भी खुल रहे हैं। बजाज हाउसिंग में क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या अगर थोड़ा बहुत बुक कर लिया है तो बाकी का क्या करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। 2 नए आईपीओज भी क्या वैसी ही लिस्टिंग दिला पाएंगे जैसे कि लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा खबरों वाले शेयर होंगे, बजिंग स्टॉक्स होंगे, और साथ ही में आखिरी में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। तो इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी और आप सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे सभी देशवासियों को। और सबसे पहले आज के मेहमान को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस मुबारक दिन पे। और बाजार ने नया हाई बनाया, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया, फिर वही कहानी, लेकिन धीरे धीरे करके बाजार ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि बहुत सारे सेक्टर्स, अब जो जो पैसे आ रहे थे, जो लिक्विडिटी आ रही थी, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब वो दूसरी सेक्टर्स की तरफ जा रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस बाजार को? आ, पहले तो विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है। कुछ लोगों की छुट्टियां हैं और कुछ लोगों का ऐसा है कि माहौल में और मार्केट में जो तेजी का माहौल बना है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक रैली यहाँ पर काफ़ी तेजी से रिवर्सल हुई है। और इस समय निफ्टी के जो लेवल्स चल रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि निफ्टी बहुत अग्रेसिव तरीके से 25,500 की क्षमता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो वो भी 83,200 के ऊपर के आंकड़े को छूने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी 52,000 के जब तक ऊपर है तब तक बाइंग मोमेंटम में है। तो सब कुछ ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के दिन पोर्टफोलियो में जो आपके लॉस प्रॉफिट का रेशियो है वो भी काफी अच्छा चल रहा है, यानी कि लॉस में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिन स्टॉक्स में आप फंसे हुए थे वो उनमें अच्छी रिवर्सल बनी हुई है। तो मुझे लगता है दिन अच्छा है और शुरुआत अभी हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। और आज शुभ दिन है, तो शुभ दिन के साथ में आज कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पर मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को फ्रेश बाय करके चलना चाहिए जब तक कि 25,280 के नीचे के लेवल यहाँ पर ट्रेड नहीं होते। बैंक निफ्टी की बात करें उसमें भी बाइंग मोमेंटम रहेगा जब तक 52,000 के नीचे नहीं जाता। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है उसमें अगर आप बाइंग बायसनेस के साथ बैठे हुए हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, तो ये रणनीति होनी चाहिए। लेकिन जब बाजार नया हाई बना रहा है और रवि जी कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो दर्शकों की संख्या में भी नया हाई बनना चाहिए। तो आज नज़रें रहेंगी कि आप लोग कितनी तेज़ी के साथ लिंक को फॉरवर्ड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, और इस कार्यक्रम के अंत तक कितने दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इस पर हमारी नज़रें हैं। फिलहाल 650 से ज़्यादा दर्शक इस पिछले 2-3 मिनटों में हमारा ये हेलो मनी नाइन का कार्यक्रम देख रहे हैं। चलिए, इस बीच मुझे सवाल ऐसा जवाब का। लगता है विपुल जी, मुझे जी। ऐसा लगता है थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं हम लोग। और ब्रेक को तब तक चलाते हैं जब तक पहला ये आंकड़ा 1,000 तक पार नहीं होता। पहला दूसरा जो आपसे अपील है, जब तक आप लोग स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे जितनी तेजी से आप लोग मैसेज लिखते हैं, 1 मिनट लगता है, कॉपी करिए ऊपर से लिंक को और व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए। आप अपने मित्रों को जब तक डालेंगे कि आप लोग ज्वाइन करिए, वैसे ही जिनको चाह है, राह है, ऊपर प्रॉफिट कमाना है, वो तो दौड़ लगाएंगे ही लगाएंगे। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है तब तक व्हाट्सएप स्टेटस पे प्लीज आप लोग शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। और थोड़ा सा तब तक हम लोग टाइम पास भी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आप लोग जब पूछेंगे नहीं बाद में क्वेश्चन सेम रिपीट करके पूछते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है नहीं, कि ब्रेक जल्दी से ब्रेक लेंगे तो फिर व्हाट्सएप। लोगों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। फिर बाद में आप तो निकल जाएंगे, हमको लोग जो है फिर उसके बाद पीछा करते हैं कि सवाल का जवाब नहीं दिया और हमने इतनी बार पूछा था। तो शुरू कर लेते हैं सर। दर्शक हमारे बहुत अच्छे हैं और वो विस्तार बढ़ाने में मनी नाइन के परिवार का जुड़ गए होंगे।
सबिया जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और इनका सवाल भी वही है जो लगातार आ रहे हैं कि कोल इंडिया आरवीएनएल में कब तक रुकना है, बताइए क्या करना चाहिए, क्या टाइम पीरियड मुझे बताना, क्या टाइम पीरियड के लिए रुकना चाहिए। तो अभी क्या सलाह रहेगी इनकी, जो है जो खरीदारी जो है वो इन्होंने की हुई है 447 नहीं 353 पे की हुई आरवीएनएल की खरीदारी, कोल इंडिया 447 पे खरीदे हुए हैं। क्या सलाह रहेगी सर? अब ये दोनों ही शेयर ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन हो गए, मुझे लगता है कि अब तो हमारे दर्शकों को भी लेवल से याद होंगे, आपको भी याद है, तो क्या सलाह रहेगी, अभी कब तक वेट करना चाहिए इनमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात है, आरवीएनएल की बात करूं तो मैंने उसमें 600 रुपए पे एक बार को प्रॉफिट की बुक करने की राय दी थी, शायद मैडम मिस कर गई। आप वापस रिकवरी के साइन अगर दिखते हैं तो यहाँ पर एक बार आरवीएनएल में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय होगी, क्योंकि थोड़े से करेक्शन के संकेत और बनेंगे। और अब जो नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट का आ रहा है वो करीब आएगा आपको 100 से 125 रुपए नीचे। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर वॉच कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लें। दूसरी तरफ है कोल इंडिया की बात आपने करी, देखिए कोल इंडिया ज्यादा अच्छा चल रहा है, कोल इंडिया डिप पे मिलता है, बिल्कुल बाय करिए, 580 का लक्ष्य है। और ये जो थोड़ी बहुत हलचल उधर उधर दिखाई दे रही है, इन सब पे वापस से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कोल इंडिया को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। और अगर क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज करनी है, एसआईपी टाइप का आप कुछ करना चाहते हैं, तो कोल इंडिया को जरूर शामिल करें, क्योंकि 580 के लक्ष्य इसमें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो कोल इंडिया में 580 रुपये तक के लक्ष्य जो है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच एक प्रश्न ऐसा आया है गुड्डू उपाध्याय जी का, जो कह रहे हैं कि रवि जी ने बोला था कि इस पर जो है अलग स्ट्रेटजी बताएंगे। कोचिन शिपयार्ड पे सवाल है इनका, 43 शेयर लिए हुए हैं 2759 रुपये पे, एक साल तक नज़रिया लंबा है इनका, एक साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो क्या एक साल के नज़रिए के साथ होल्ड करना चाहिए सर? अभी अगर हम देखें 1793, 1000 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है, एक साल और होल्ड कर सकते हैं। आज 1.25% नीचे है कोचिन शिपयार्ड का शेयर। अब नतीजों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो क्या उसका वेट करना चाहिए या फिर कोई नई स्ट्रेटजी रहेगी? कोचिन शिपयार्ड में अभी क्या करें? लॉस इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता नहीं कि अगर आप बदलने को कहेंगे तो फिर ये बदलेंगे, लंबी अवधि का नज़रिया है। नहीं, देखिए, जब अगर हम बदलने का राय देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा स्टॉक ढूंढ के देंगे कि आप जरूर बदलेंगे। और अभी के हिसाब से आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ पर स्ट्रैटेजी याद दिलाने की बात की। देखिए, मैं इसकी स्ट्रैटेजी को चेंज करूंगा 1750 के क्लोजिंग के नीचे और 1680 के आसपास। जी। तो इन लेवल्स तक जब तक नहीं आ जाता तब तक अभी कोई चेंज, बदलाव, फेर बदलाव नहीं है, थोड़ा दिन और आपको पेन सहना पड़ेगा। लेकिन जो आपने बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर विपुल जी ने कही कि रिवर्सल के संकेत बनेंगे अगर अर्निंग सीजन जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। और वैसे भी ये स्टॉक अगर मैं देखता हूं तो बहुत जल्द आपको 2000-2100 तक के लेवल तो आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों ने 2500-2600 पे बाय किया, तो थोड़ा सा यहाँ पर फंसे हुए हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका थोड़ा मूड जरूर खराब होता है। लेकिन जब कोई शेयर बहुत अच्छा, एक एग्जांपल याद आ रहा है, विपुल जी आप भी इस चीज को एग्री करेंगे, जब भी जी। कभी हमें किसी का मैसेज जो है वो नहीं देखना होता और परेशान भी कर रहा हो, लेकिन मैसेज डिलीट ना कर पाए, तो उसको आप लोग एक काम करते हैं कि व्हाट्सएप पे आर्काइव कर देते हैं कि कुछ दिन बाद देखेंगे या कुछ दिन बाद इसको रिप्लाई करेंगे। तो सेम वही इम्पैक्ट यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड HAL, फिर से मैं स्टॉक्स के नाम ले ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कोचिन शिपयार्ड, HAL, BEML। और देखिए BEL तो मत देखिए, क्योंकि वो तो बार बार 260 जाता है, 270 जाता है, फिर से 290 और 300 आ जाएगा, तो उसमें जॉबिंग करने का मौका चल रहा है। और साथ ही GRSC, इन स्टॉक्स को अभी आर्काइव कर दीजिए प्लीज। एक साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, अभी आप इनको आर्काइव करके रखिए। मैं लेकिन आप लोग बीच में जो अपडेट पूछते हैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा, आपको जरूर स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस पे स्विच करना है, किस में चेंज करना है। और तब तक के लिए अभी आर्काइव करके रखिए, स्टॉक को काटने की जरूरत नहीं है। और विपुल जी ने जैसा कहा, अर्निंग सीजन पे इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाए। चलिए सर, ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई है शेयर के ऊपर, कोचिन शिपयार्ड पर। इस बीच हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं और हमारे साथ, पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। पंकज जी आप कैसे हैं, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर हिसार हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर। मैंने पिछले मंडे को भी आपको परेशान किया था सर। अरे परेशान नहीं कहते हैं सर, उसे कहते हैं कि आपके साथ जुड़ाव हुआ था, आपके साथ बातचीत हुई थी। आप जैसे दर्शकों से बात करके तो आप ही लोगों का कार्यक्रम है। बताइए सर, सर क्या जी। सर सबसे पहले तो आपको और रवि सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे को सर हिंदुस्तान जिंक दिलवाया था, अभी सर मेरे को डिविडेंड मिला है सर उसका कल। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सर।
और ऐसे ही आप लोगों का प्रॉफिट होता रहे। और रवि जी की पूरी शिद्दत, पूरी कोशिश और दिन रात वो रिसर्च में लगे रहते हैं ताकि आप जैसे दर्शकों को कोई नुकसान ना हो और कम से कम नुकसान से बचाया जा सके, जिस तरह की गिरावट बीच बीच में आती रहती है वोलेटिलिटी होने पर। तो यही रवि जी की कोशिश रहती है। अभी क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक पर ही या कुछ और सवाल है? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने 997 पे टाटा मोटर खरीदा हुआ है, क्या सर मैं उसको बेच के एनएचपीसी खरीद सकता हूँ क्या सर? आज मैंने गलत खरीद लिया था सर, एंट्री गलत बताई थी रवि सर ने मेरी। रवि सर ने गलत बताई थी? हाँ जी, 997 पे। चलिए ठीक है। और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? होल्ड करने में तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है टाटा मोटर को। सर अब 1000 रुपये का शेयर 10 रुपये नीचे के आने के बाद अगर आप कहेंगे एंट्री गलत बता दी, और तो फिर तो थोड़ा सा मतलब आपकी स्ट्रेटजी में गलती है, रवि जी के लेवल्स में गलती नहीं है। बाजार है, उतार चढ़ाव है, या तो शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ तो होगा ही होगा। तो 1000 रुपये के शेयर में अगर 10 रुपये पे के मूवमेंट पे आप कहेंगे गलत स्ट्रेटजी हो गई तो शायद ठीक नहीं है। लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं। रवि जी के पास चलते हैं। रवि जी आप बताइए। देखिए विपुल जी, मैं लास्ट वाला स्टेटमेंट पिछले हफ्ते का चंक वापस रिपीट कर देता हूं। पहली बात है कि मैंने इस स्टॉक को 1150 पे कहा है कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी कि अभी 1000 चल रहा है तो सर थोड़ा धन्यवाद तो दीजिए कि मैंने प्रॉफिट बुक करवा चुका हूं और लेवल नीचे आ रहे हैं। नई एंट्री कहां पर कही है वो भी याद दिलाता हूं। 850 से 900 के बीच में एंट्री करूंगा, लेकिन आपके ही चुन चुन के स्टॉक पे अगर मैं इसको लेता हूं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आपको 850 और 900 के बीच में बाय कर सकते हैं। करना नहीं है अभी। तो अगर पहले से बाय कर लेते हैं आप लोग तो आप लोग सुनते नहीं, काटते नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम जो बोला था वो यही बोला था। या तो आप ने समझा गलत है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन सीधा सीधा है, टाटा मोटर, मारुति, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, टाटा मोटर, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब की खरीदारी अभी आने वाले 1 महीने तक तो बिल्कुल नहीं करनी है। दूर रहिए इनसे, कुछ नहीं करना है इनमें। और अगर खरीदा हुआ है तो उस पर एवरेज नहीं करिएगा, यही क्लियर है। खरीदा हुआ है तो एवरेज नहीं करिएगा। अब आ जाते हैं आपके पास। सर एक चुन चुन के स्टॉक था, आज मैंने चुन चुन के स्टॉक में सिर्फ 2 ही स्टॉक दिए हैं। लेकिन आपकी जो सवाल है उस पर अगर मैं आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपना वो तोड़ना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। स्विच कर लीजिए सर, बिल्कुल आपका पहला पहला डिसीजन स्विच करने के लिए अच्छा है। आपने एनएचपीसी चूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, 105 रुपए तक आ जाएगा। दूसरा स्टॉक जो चुन चुन के मैंने दिया वो है आईजीएल, लेकिन लेवल बताऊंगा लास्ट में। अगर स्विच करना है तो भी मौका है, आप कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स हैं। और इस समय स्टॉक स्विच करने के लिए तो बहुत है। जैसे अभी आपने हिंदुस्तान जिंक की बात करी थी, जी 470 से लेकर 499 के बीच में कहीं भी अगर आप हिंदुस्तान जिंक को ले लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर ले लीजिए, ये बढ़िया स्टॉक्स हैं। ऐसे ही खुश रहेंगे, डिविडेंड मिलता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, स्टॉक धीरे धीरे करके फिर उसी सीढ़ी पे आ जाएगा। तो ये दम है डिविडेंड वाले स्टॉक्स का। बिल्कुल। तो ये राय आपकी निकल करके आ रही है। टाटा मोटर्स के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा मारुति में भी अभी तुरंत खरीदारी की सलाह कहीं नहीं दी गई है। और अभी कार्यक्रम को शुरू हुए 13 मिनट हुए हैं और 13 मिनट में करीब करीब 1400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि जी की बात हमारे दर्शकों के दिल में असर कर गई है। ऐसे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम लोग हैं और अब 1500 से ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब पर, फेसबुक हमारा और ऐप पर भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। तो आज नए हाईज बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है और बहुत लोगों की छुट्टियां हैं तो उसका आनंद भी उठाइए। लेकिन रजनीश तिवारी जी ने 200 रुपये मनी 9 को भेजे हैं। कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून रजनीश जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं कि मैंने बीएससी में 29 रुपये के भाव पर ले रखा हूं, प्लीज़ किस टारगेट पर एग्जिट करूं, ये राय ज़रूर दिला दें रवि जी की। तो बिल्कुल रवि जी की राय आपको दिलाएंगे कि क्या करना चाहिए। और अभी अगर हम देखें ये 29 रुपये या 2900, सर आपने 29 लिखा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने कब लिया था ये शेयर। तो पूछते हैं रवि जी की सलाह लेते हैं। सर अभी मुझे नहीं पता इन्होंने या टाइपो एरर है या बहुत कब लिए थे, क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे इस दर्शक को? देखिए होता क्या है कि विपुल जी, हम लोग जब कोई स्टॉक जैसे निफ्टी का है लेवल, मैं एक कॉमन बात करते हैं कि इस समय चल रही है 24,900 रुपए। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि 900 के ऊपर या 900 के नीचे, शायद यही एक इंटेंशन यहाँ पर इन्होंने हाँ बोली होगी। तो 29 का मतलब है 2900 की बात कर रहे हैं। और सर बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, 3360 चल रहा है।
एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए प्लीज। मानिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, 3360 चल रहा है, 3320 के नीचे अगर चला जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। नहीं चलता है, नहीं जाता 3320 के नीचे, तो ट्रेन और आगे बढ़ाइए, अगला टारगेट 3500 रुपए का इंतजार करिए। और आज तो घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ है, एमसीएक्स का भी घोड़ा दौड़ रहा होगा, ध्यान दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है इसको दौड़ने दीजिए। पहला टारगेट 3500, जैसे ही 3500 हिट करे चॉइस आपकी बढ़ जाएगी, वहां पर लगाइएगा स्टॉप लॉस 3450 का, फिर चलने दीजिएगा। कितना जाएगा? 3650। तो ये धीरे धीरे चाल चलती रहे, आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहिए और अपने को प्रोटेक्ट करते चलिए। तो मुझे लगता है ये आपको काम आएगा। इस तरीके के ट्रेड को इसी तरीके से चलाइए जिससे ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट रन कर पाए। और देखिए हमारे आपके बात करते करते ही 360 3360 से 3380 पहुंच चुका है। पहुंचेगा 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 3500 पहुंचेगा। 3500 पहुंचेगा। चलिए, इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, आवाज आ रही है आपको? संजय जी, आवाज आ रही है? जी हाँ जी नमस्कार संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है सर, बताइए क्या प्रश्न पूछना सुल्तानपुर। जी? अरे वो IRFC का 50 शेयर है तो 164 रुपये बाय किया, और क्या है उसकी पोजीशन क्या रहेगी? IRFC किस रेट पे बताया आपने सर? 164। 164। अभी आज ही कल में लिया है क्या? हाँ, आज अच्छा की डेट में। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं? तो 4-5 महीने तक। 4-5 महीने होल्ड कर सकते हैं। सर, इन्होंने गिरते हुए शेयर को पकड़ा है, 164 के आसपास लिया हुआ है, और आज ही शायद खरीदा इन्होंने। 164 रुपए की इनकी खरीद है। क्या यहाँ पर अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि उसी के भाव के आसपास अभी भी चल रहा है, या फिर इनका निर्णय थोड़ा सा गलत है? आपको लगता है कि थोड़ा और नीचे आए फिर लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए? IRFC पे कुछ दिनों में कुछ एक खबरें आई थी, रेलवे शेयरों में बीच में एक रैली देखने को मिली थी। आपकी सलाह क्या होगी IRFC को लेकर के? देखिए ट्रेड अच्छा है, छोटे मोटे ऊपर नीचे करेक्शन होते रहते हैं विपुल जी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6 महीने का व्यू है तो वैसे जरूरत नहीं है। 6 वीक बहुत है, यानी कि लगभग 1.5 महीने के अंदर ही आपको 175 के आसपास फिर से भाव देखने को मिलेंगे। तो फिर करना क्या है, होल्ड करके रखिए। 158 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, उसके नीचे जाता तो वापस दोबारा कॉल कर लीजिएगा। कुछ अगर ट्रेड यहाँ पर चेंज होंगे तो हम लोग बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए होल्ड करके रखिए। अभी के लिए होल्ड करके रखिए और संख्या बल बढ़ाते रहिए, क्योंकि आज बाग के IPO सेगमेंट पे बजाज हाउसिंग को लेकर के विशेष रणनीति जो है लेकर के आए हैं रवि जी। उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। क्या वहाँ पर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, जिनको नहीं मिला है क्या उनको खरीदना चाहिए अभी कि नहीं खरीदना चाहिए, इन तमाम विषयों में बातचीत होगी। लेकिन वो बातचीत थोड़ी देर में होगी। अभी आपके सवालों के जवाब देते हैं। संस्कृत एजुकेशन दधीच के नाम से करें। नमस्कार विपुल जी, मेरा नाम भीमराज दधीची है, मैं टोंक राजस्थान से हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। कह रहे मैं रवि जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे पास वोडाफोन के शेयर हैं 5000 शेयर, और इन्होंने लिए हुए हैं 14 रुपये के भाव पर। अभी जानना चाह रहे हैं क्या करें। बड़ी चर्चा में रहा वोडाफोन आइडिया का शेयर सर, और जब इस पर जो है 2.5 रुपये तक के लक्ष्य निकल करके आए थे, और उसी जिस संस्था ने ये लक्ष्य दिए थे उस संस्था ने ही FPO में 11 रुपये पे जो है करीब 82-83 लाख शेयर खरीदे भी थे। बड़े लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि वोडा में क्या करें। अब इनके पास भी 5000 शेयर रखे हुए हैं, और ये अगर हम देखें तो इनके भाव के इर्द गिर्द ही है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। 13 रुपये 38 पैसे का भाव है, 14 की इनकी खरीद है। क्या सलाह रहेगी अभी? अब नज़रिया हमें नहीं पता है, क्या अभी होल्ड करके रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए आपने जो अभी बात कही है उसके हिसाब से, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले विपुल जी एक स्टेटमेंट दिया था कि बताएंगे निकलेंगे नहीं, यही फैक्ट इस वोडाफोन के लिए यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी होल्ड करके रख लीजिए 1-2 हफ्ते तक। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो भी डेवलपमेंट होंगे थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं, रिवर्सल आ सकता है। तो इसको अभी होल्ड करके रखिए और 2 हफ्ते बाद इसको एक बार वापस से रिव्यू करिए। फिलहाल अभी पोजीशन को होल्ड रखिए। दधीची जी, 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से सवाल पूछिएगा। कोशिश करेंगे कि अगर आपके नाम के साथ नहीं तो वोडाफोन आइडिया पर अवश्य एक बार जो है वो चर्चा कर ली जाए। पवन चौधरी जी कह रहे हैं, पवन हूँ नोएडा से, सर PTC 8 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, क्या करें, बेच दें या नहीं, प्लीज़ बताएं। तो पावर के ऊपर एक और सवाल, NHPC को लेकर के अभी आपने
एक प्रतिक्रिया दी थी जब हमारे एक दर्शक का सवाल आया था। अब पीटीसी के ऊपर जो है पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी, आज 1.25% के आसपास की मजबूती, डिविडेंड मिल रहा है, क्या शेयर को निकाल दें या फिर अभी बने रहें 241 का लेवल? देखिए, वैसे तो ये स्टॉक विपुल जी, जैसे आपने आईआरएफसी देखा होगा वैसे ही मैंने इस स्टॉक को 202, 205, 190 इन रेट पर रिकमेंड किया था। आप पुराने प्रोग्राम से अगर आपको याद आ गया होगा। और इसको मैंने 200 अभी 36, 37 पे एक बार को प्रॉफिट बुक कराया था। तो चॉइस यहाँ पर थोड़ी सी आपकी है कि अगर आप बुक करना चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजीशन होल्ड करना चाहें तो यहाँ पर भैया 238 और 236 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिससे कि कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बड़ा बुक कर पाए। और कहां तक जाएगा, अभी 250 के आंकड़े तक जा सकता है, लेकिन फ्रेश कोई भी राय नहीं। फ्रेश कोई भी खरीदारी की राय यहाँ पर नहीं है। ये आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है पीटीसी इंडिया को लेकर के। विवेक सक्सेना महादेव जी कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव। हर हर महादेव। विवेक जी आपको भी कह रहे हैं, आपके चैनल, आप और रवि सर के लिए एक छोटा सा प्यार। कह रहे हैं कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये मतलब विवेक जी कह रहे हैं सर आपके लिए कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। कुछ कहना चाहेंगे सर विवेक जी के लिए आप? विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की है। हमारे विपुल भाई जी जो मुस्कुरा रहे हैं, आज इनको दंड दिया जाएगा अगर आज अरे इन्होंने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। ओहो, बहुत चलिए बहुत अमन, धन्यवाद सर आपके से वर्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अमन कलिका जी का सवाल ले लेते हैं और कह रहे हैं कि रवि सर, विपुल सर एंड रवि सर, बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के शेयर ले रखे हैं 333 पे। कह रहे हैं 6 से 12 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। प्लीज़ एडवाइस कीजिए कि एवरेज प्राइस क्या एवरेज कर सकते हैं और टारगेट क्या हो सकते हैं। आज तो प्लीज़ क्वेश्चन ले लीजिए आपका। अमन जी सवाल ले लिया गया है और एफएसएल के ऊपर आपका प्रश्न है। अभी जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है, अभी वो देखने को मिल रहा है 305 रुपये का। 2.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है इस शेयर के अंदर, और आपने लिया हुआ है 333 का। तो 20 रुपये 18 रुपये पर शेयर का हो रहा है यहाँ पर आपको नुकसान। एवरेज भी करना चाहते हैं, लक्ष्य भी जानना चाहते हैं। अच्छी रैली इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। करीब करीब 60% की तेजी पिछले 6 महीने में देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पे? एक अच्छी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है सर, क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए मुझे फिलहाल तो विपुल जी ये स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा। करेक्शन की बात करें 280 रुपए तक के करेक्शन आ सकते हैं, तो यहाँ पर राय होगी एक बार को वापस से निकलने की, क्योंकि लॉस और बड़ा हो सकता है, चाहे लंबा व्यू हो या छोटा व्यू हो। रैली निकल चुकी है, थोड़ा सा करेक्शन के संकेत ज्यादा है। 280 से पहले एवरेज भी नहीं बनता है। बेटर है आप थोड़ा सा देख लीजिए, और अगर नहीं काटना है, रखना है, तब तो बात अपनी जगह है, लेकिन 280 के नीचे जरूर निकाल दीजिए। सॉरी, 302 के नीचे जरूर निकाल दीजिए। 302 के नीचे जरूर निकाल दें सर, ये आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाजिर अली साहब का सवाल लेते हैं। 100 रुपये इन्होंने भेजे हैं मई 9 को और कह रहे हैं रवि सर प्लीज़ बीडीएल लिए हुए हैं इन्होंने सर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1370 रुपये 18 पैसे पे, और मोरेपन लैब भी ले रखे हैं 96 रुपये 40 पैसे पे, 400 शेयर। कह रहे हैं कि क्या एवरेज करना चाहिए मुझे या होल्ड करूं मैं? 1 साल होल्ड कर सकते हैं ये। तो नाजिर अली साहब, पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डिफेंस के ऊपर बहुत लोग फंसे हुए हैं, उनमें नाजिर साहब भी हैं। बीडीएल के शेयर पे अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है 1231 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है सर 1370 पे। तो ठीक ठाक नुकसान पे हैं ये। और साथ ही साथ मोरपेन लैब पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। डिफेंस में इतनी गिरावट के बाद क्या थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करने का टाइम आ रहा है सर, क्या अभी आपको लग रहा है कि अवॉइड ही करके चलें? अभी जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच की रणनीति ज्यादा अपना रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ क्लियर साइन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। बॉटम आउट होने के प्रोसेस में भी कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर रुकने की राय दे रहा हूँ और एवरेज करने से रोक रहा हूँ। लेकिन लेवल्स को जरूर ध्यान रखें। बीडीएल की बात कर लेते हैं। 1180 के नीचे जाएगा तो मैंने जो पहले बताया था आपको याद दिला दूं, जैसा मैंने आपके कोचिंग शिपयार्ड में बताया था कि 1700 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग कुछ यहाँ पर एक्शन लेंगे। वही सेम हाल बीडीएल का है। 1180 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर पोजीशन को स्विच करेंगे, चेंज करेंगे, और नहीं तो फिर अगर 1231 चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एवरेज करना होगा तो भी अभी राय नहीं है।
तो यहाँ पर अभी आप होल्ड करके रखिए, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, 1-2 हफ्ते में कुछ अगर बदलाव होगा तो जरूर यहाँ पर कहेंगे, लेकिन ये कहूंगा कि घबराइए नहीं, बने रहिए, स्टॉक अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कंपनी रातों रात कुछ साफ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो होल्ड करके रखिए। कंसोलिडेशन होगा तो बढ़त बढ़त देखने को मिलेगी। दूसरा स्टॉक मॉर्फिन लैब है, देखिए क्या बढ़िया चला है, आप लोगों को पहले भी ये स्टॉक दिया था, अगर आपने पहले भी खरीदा होगा, और कई लोगों ने तो पिछले प्रोग्राम में कहा भी था कि सर हमें मॉर्फिन लैब पे थोड़ा प्रॉफिट आया है, मैंने बुक करने की राय भी दी थी। अब आपने थोड़ा ऊपरी लेवल पर खरीदा है तो थोड़ा और चलने देते हैं। अब देखिए बीच बीच में आप लोग गलत जगह मत खरीदा करिए, जब हम लोग चर्चा करते हैं पहले जब राय दें तब लीजिए, जब बीच में अप ट्रेंड आता है बीच में फंसते हैं तो डिप और अप बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी होल्ड करके रखिए, 110 रुपए के आसपास के आंकड़े तक आएगा, उन लेवल पर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए, तो ये राय बीडीएल के ऊपर निकल करके आ रही है और मोरपन लैब को लेकर के रणनीति को जब भी आप फॉलो करें तो सिर्फ खरीदा गया है, खरीदने को कहा गया है या बेचने को नहीं, जो लेवल्स बताए जाते हैं उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बाजार में भाव ही भगवान होता है। मोहम्मद शादाब आलम का सवाल ले लेते हैं गेल के ऊपर, पहला एक सवाल इनका ऊपर लेते हैं क्योंकि इन्होंने दो सवाल भेजे हुए हैं। गेल के ऊपर आपका ले रहे हैं मोहम्मद शादाब साहब, पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। गेल के 100 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 218 के भाव पर, अब ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। गेल पे आपकी भी रिकमेंडेशन शायद थी सर, क्या करना चाहिए? कच्चे तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, 218 और 219 के आसपास ये शेयर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ, और 218 पे इन्होंने लिए हुए हैं, 218 पे ही चल रहा है, अभी क्या होल्ड करके चलें? क्या भविष्य दिखाई दे रहा है गेल इंडिया का आपको? देखिए गेल इंडिया तो एक ऐसा स्टॉक है जिससे कि आपने अगर एसआईपी कर दी तो आपकी किस्मत जो है वो बदल जाएगी, और इसमें मैं लेवल्स हर महीने मैंने कहा है मैं लेवल दूंगा, और इस महीने का लेवल है 215 216 रुपए, 218 चल रहा है, बस 1-2 रुपए की बात और है, आता है तो बिल्कुल खरीदारी करिए। फ्रेश कॉल, मैं जैसे बोलता हूँ ना चुन चुन के स्टॉक में, मैंने चुन चुन के में शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 218-19 चल रहा था, लेकिन अगर 215-16 के बीच में होता तो फिर से फ्रेश में बाय देता, तो यहां पर फ्रेश बाय 215-16 पे जरूर करिए। जो लोग पूरे महीने इंतजार कर रहे थे एसआईपी के लिए, उनको एसआईपी का मौका यहां पर देगा, काटना है ही नहीं इस स्टॉक को, काटेंगे तो बच निकल जाएंगे और कुछ नहीं कमा पाएंगे, कमाएंगे बड़ा कमाएंगे, तो यानी कितना, अभी 255 के टारगेट यहां पर धीरे धीरे आएंगे, उन पे सोचेंगे प्रॉफिट बुक करें नहीं करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, 210 के स्टॉप लॉस से ऐड करते चलिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है शेयर के ऊपर। और अगला सवाल है सैयद हैदर इकबाल साहब का। सैयद हैदर इकबाल साहब कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, मैं आपके शो का ज़बरा फ़ैन हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और रवि सर का सजेशन हमें बहुत काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हैदर साहब आपको, और ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। यूनिकॉमर्स के शेयर ले रखे हैं सर 225 के रेट पर, और 750 शेयर हैं। कह रहे हैं किस टारगेट तक बने रहना है और कब तक ये अचीव हो पाएगा? अच्छा, कब तक अचीव हो पाएगा, क्या अचीव हो पाएगा सर? अच्छा, टारगेट कब तक अचीव हो पाएगा, लक्ष्य भी जानना चाहते हैं, टाइम फ्रेम भी जानना चाहते हैं। 242 पे आपने लिए हुए हैं, 242 के खरीद है भी है, रेट भी है, और 225 पे लिए हुए, प्रॉफिट में है सर। 225 पे खरीदा, 242 का भाव, लक्ष्य क्या हो सकता है ये जानना चाह रहे हैं, और किस टाइम फ्रेम तक इन्हें होल्ड करना चाहिए यूनिकॉमर्स का शेयर? देखिए 255 रुपए के पास आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लक्ष्य के लंबे समय के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे ही 255 आता है प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, बहुत है। चलिए ठीक है, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और इस बीच अगले दर्शक हमारे जो हैं, और 100 रुपये अभिषेक विक्की जी ने भेजे हैं, और कह रहे हैं कि 2024 में आगे और क्या क्या मेन बोर्ड आईपीओ आएगा। सर आप वाह क्या आईपीओ देखिए, और आपको कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे अगर आज लिस्ट बता दी हमने कौन कौन से आने वाले हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल तो पूरे साल भर में बहुत सारे आएंगे, उससे अच्छा ये है कि आप भूल जाएं, वाह के आईपीओ देखेंगे, कौन से इस अगले हफ्ते आ रहे हैं, कौन से अभी खुले हुए हैं, कौन से चले गए हैं, तमाम पहलुओं में बातचीत होती है। तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, तो आपको आईपीओ बाजार से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी, और रवि जैसे एक्सपर्ट जो है आपको बहुत डिटेल में जानकारी देते हैं। ये हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने नाम इनका क्या है, एक सेकंड के लिए इनका नाम छुप गया है, सोनम जी हैं, सोनम गिरी जी हैं। कह रहे हैं विपुल जी और रवि जी को प्रणाम आपको सोनम जी, कार्यक्रम में सवाल पूछने के लिए। कह रहे हैं बीएल में फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या, और टारगेट कितना रखें? और इनका सवाल टाइटन के ऊपर है, 2 शेयर इन्होंने 3500 में ले रखे हैं अभी, कह रहे हैं कि अभी और भी बाई कर सकते हैं क्या?
3500 में है और अभी और बाय कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बीईएल में फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं, डिफेंस से मोह लोगों का अभी ख़त्म नहीं हुआ है सर। बीडीएल में एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, बीईएल में नई फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, और अब टाइटन के इनके पास 2 शेयर पड़े हुए हैं, उसमें जान रहे हैं कि 3500 के ऊपर, 3500 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है टाइटन के शेयर। अभी क्या करना चाहिए? तो अभी अगर हम देखें टाइटन का जो भाव देखने को मिल रहा है वो प्रॉफिट में है सर, 250 रुपये ये पर शेयर। और इसके अलावा जेम्सन ज्वेलरी में हमने बहुत सारे शेयर अच्छे पीसी ज्वेलर्स हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, सब में अच्छी तेजी रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, पहले तो टाइटन की बात कर लेते हैं। इस स्टॉक को अभी फिलहाल आप, मुझे ऐसा लगता है कि होल्ड करके रखिए, और 3850 के आसपास आता है तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ऐसा काफी अच्छा अग्रेशन दिखाई दे रहा है, दिवाली तक थोड़ा स्टॉक और बढ़ जाएगा, तो होल्ड करके रखिए। यही बात स्टॉप लॉस की, 3680 के नीचे का स्टॉप लॉस एक लगाकर रख लीजिए। दूसरे स्टॉक की चर्चा करते हैं, जो आपने बीएल बोला। अभी मैंने बीएल बोला था कि 255, 260, 265, मैक्सिमम 270, इन लेवल से पहले खरीदारी नहीं करनी। और 300 के आसपास, 290, 295, 300 आता है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। लॉन्ग टर्म वालों को कुछ नहीं करना, होल्ड करके रखिए। यही आप भी फॉलो करिए, फ्रेश बाय नहीं करिए। फ्रेश बाय नहीं करिए, ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इन दोनों शेयरों पर। और फजल मोहम्मद रिजवी साहब का सवाल ले लेते हैं। और फजल साहब, आपको ईद मुबारक कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल सर, पहली बार आपसे सवाल कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, पहली बार आप कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी आप कार्यक्रम को देखेंगे, कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कह रहे हैं कि मैं रवि सर को लगातार फॉलो करता हूँ, कह रहे हैं कि पावर शेयरों में लेकिन मुझे घाटा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? एनएचपीसी 98 पे ले रखे हैं इन्होंने, पीएफसी 498 पे ले रखे हैं, और इरेडा 246 पे ले रखे हैं। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि आज थंब किस पे लगाया जाए मनी मास्टर का, तो मुझे लगता है कि आज अगर पावर पे लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हम लोग 2-4-5 मिनट की चर्चा कर लेते हैं सर। इसमें हम सुजलॉन और एसजेवीएन भी जोड़ लेते हैं। क्या सलाह रहेगी? पहले तो एनएचपीसी भी आप थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, 98 पे ले रखे हैं इन्होंने। पीएफसी 498, पहले इन दो पे बात कर लेते हैं। पहली बात, पहला स्टॉक जो 4 पीएफसी है, आपको फिर से मैं, देखिए, मैं बार बार डिस्क्लेमर देता रहता हूं, इसलिए देता हूं कि आप लोग खरीद के वापस मेरे ऊपर थोप मत दीजिएगा। पीएफसी, पीटीसी, आरईसी, इन 3 स्टॉक्स पे मैं 15-20 दिन पहले ही प्रॉफिट बुक करा चुका हूं। और ऐसा नहीं कि मैंने हवा में प्रॉफिट बुक करा दिया, अच्छे लेवल्स पर बुक कराया, और आपके प्रोग्राम में ही बुक कराया। मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जिससे आप लोग को याद रहे। अगली बार जब मैं प्रॉफिट बुक करने की राय दूंगा, खुद नोट कर लूंगा डेट, और आपको बार बार डेट बताता रहूंगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टॉक पे। इनमें अभी पहली बात तो फ्रेश खरीदारी नहीं करनी, लेकिन एनएचपीसी मैंने लेवल्स फिर से मैं रिकमेंड कर रहा हूं आज के इस आपके 16 सितंबर के प्रोग्राम पे। एनएचपीसी पे एवरेज एड ऑन करना है 90 से 92 रुपए पे। टारगेट, इसका इमीडिएट टारगेट है 105 रुपए का। 98 पे आपने खरीदा सर, 9650 चल रहा है, घबराने की क्या बात है? 1-2 दिन रुकेंगे, बढ़ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका लेवल। तो प्रॉफिट के लिए सौदा किया है। और लॉन्ग टर्म पे अगर आप 3 साल 5 साल का व्यू रखते हैं, तो यही स्टॉक 160-65 के पास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, और आपको अच्छे खासे 60% के रिटर्न देता हुआ भी नजर आएगा, तो होल्ड करके रखें। आ जाते हैं इरडा पे। इरडा पे बार बार आप लोगों को बताया है, 230-32 के लेवल पे खरीदारी करने का मौका मिलेगा, वहां पर क्वांटिटी थोड़ी लीजिएगा। लेकिन डिप पे अगर 220 का लेवल टूटता है तो वहां पर एवरेज नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। और कितना जाएगा वापस से? 260, 270 और 72 के लेवल। और लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं, जैसे कई लोग टोक देते हैं कि नहीं, लॉन्ग टर्म पे सर आपने 330 रुपए बोला था, क्या हुआ उस लेवल का? क्या आएगा या नहीं आएगा? आपको लगता है कि नहीं आएगा? ऐसा लगता है तो मुझे लगता है आपको गलत लगता है। 330 के लेवल आएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि शेयर आज 250 चल रहा है, कल 350 हो जाएगा। वो जो प्रोसेस है, जो टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा फंडामेंटल डेवलपमेंट पे। तो इरडा का टारगेट लॉन्ग टर्म 3 साल 2 साल के हिसाब से 330 से ऊपर के, और खरीदारी के लेवल 232, 235, 230, इन लेवल पर एड ऑन। 220 के नीचे जाता है तो एक बार रिव्यू लेना है। तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। सुजलॉन की आपने बात करी थी, तो सुजलॉन पे देखिए, अभी फिलहाल फ्रेश कोई भी यहां पर रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन पोजीशन को क्विट करने की भी जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। 98 से 100 रुपए के आसपास के आंकड़े छू सकता है, लेकिन थोड़ा डिप मारता रहेगा। उसमें डिप में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर इसको भी होल्ड करके रखना है। बाकी पीएफसी, आरईसी, पीटीसी,
इन 3 शेयरों पे प्रॉफिट बुक करने की ही राय देता रहा हूं। अभी फ्रेश एंट्री की भी यहां पर कोई सजेशन नहीं है। ठीक सर, एक टाटा पावर भी बता दीजिए सर। प्राइवेट सेक्टर में सुजलॉन पे तो बात हुई है, प्राइवेट सेक्टर में और कोई अच्छा लग रहा है क्या? और टाटा पावर और एसजेवीएन दो पे अगर आपकी टिप्पणी हो जाती तो। विपुल जी, 2 पे तो टिप्पणी करेंगे, एक बोनस भी दे देता हूं जिसका नाम है अदानी पावर। उसको उसको सर कैसे मिस बजिंग कर स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे, जैसे आप चुन चुन के नहीं बताते हैं तो वो हम मतलब जो है उसको बजिंग स्टॉक्स के लिए रखा हुआ है, तो उस पर आपकी छुपा चर्चा छुप जो है जी उस पर बजिंग स्टॉक्स में करेंगे। मतलब आप छुपा छुपी खेलते रहेंगे। अब बिल्कुल सर, अब आप खेलते रहते हो तो आज हमने कहा हम भी खेल लेते हैं थोड़ी सी। जी। देखिए, पहली बात है एसजेवीएन 126 पे मैंने रिकमेंडेशन की राय दी है। 155-60 के टारगेट है, होल्ड करके रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। पावर का पावर भैया, जब टॉर्क जनरेट होगा तभी तो पावर बढ़ेगा, तो टॉर्क जनरेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा इंजन अभी नीचे रेस पे चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दूसरा, आपने जो स्टॉक्स की बात करी टाटा पावर की, अगर टाटा पावर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो खरीद लीजिए, लेकिन शॉर्ट पीरियड नहीं देखिएगा, लॉन्ग पीरियड देखिएगा। वैसे टाटा पावर पे कई बार मैंने रिकमेंडेशन दी है, लंबा टारगेट 580 से 650 के हैं और उन लेवल्स को छुएगा। इस बीच में एक और टपकता है जिसका नाम है आर पावर, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए नहीं करेंगे, चलिए ठीक है, ये मतलब नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, चलिए। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो है अभी बातचीत होनी बाकी है, मतलब बहुत सारे शहरों पर भी और ख़ास तौर से बजाज हाउसिंग को लेकर के। आपका भी बजाज हाउसिंग के लिस्टिंग को लेकर कोई सवाल है तो हमें आप भेज दीजिएगा आईपीओ के सेगमेंट पे, उस पर हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहीं जाइए मत, जरा फटाफट देख लीजिए मुनाफे के सौदे में आज कौन सा शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिर सवाल जवाब का सिलसिला और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, हर रोज की तरह हाजिर है हम अपनी खास पेशकश सौदा मुनाफे का लेकर के। सौदा मुनाफे का, जिसमें हम हर रोज आपको बताते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक नई कॉल के बारे में। और इस कॉल के बारे में हमें बताने के लिए हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो चलिए सभी चलते हैं संदीप के पास। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस कॉल को इनिशिएट किया गया है? शुक्रिया आपका। एचडीएफसी स्काई का मानना है कि आज आपको सारेगामा के शेयर में खरीदारी करके चलना चाहिए। ये एक फंडामेंटल कॉल है, यानी कि करीब करीब 1 साल के आसपास की इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2025 तक आपको इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो लेके चलना है। खरीदारी कहाँ करनी है? जो रिकमेंडेड प्राइस है बाइंग करने के लिए वो 522 रुपये 40 पैसे का है, यानी कि थोड़ा सा डिप पर आपको खरीदारी करके चलना है। टारगेट दिया गया है 620 रुपये का। इस तरह आपके अगर आप 1 साल के आसपास होल्ड करते हैं तो करीब करीब 19% के आसपास के रिटर्न बनते हुए दिखेंगे। चूंकि एक फंडामेंटल कॉल है तो कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको नहीं सुझाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप खरीदारी करते हैं जो रिकमेंडेड प्राइस है और जो टारगेट प्राइस आपको बताए गए उस हिसाब से करीब 19% के आसपास के रिटर्न्स की आप जरूर यहाँ पे उम्मीद करके चल सकते हैं, 1 साल अगर आप होल्डिंग पीरियड लेके चलते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस कॉल को आज बताया गया है, वहां पर क्या लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं और कितनी समयावधि में ये लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, तो ये थी हमारी खास सेगमेंट और उस पर आगे बढ़ते हैं, और इस पर बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी का पहले सवाल ले लेते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर कैसे हैं आप, आज मेरा सवाल ले लीजिए। रवि सर और आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम नहीं सर, हम लोगों के बीच में एक अलग सा रिश्ता है और मैं आप सभी का फ़ैन हूँ। कह रहे हैं विपुल सर की वजह से ही मैं कार्यक्रम देख रहे हैं। अरे सर थैंक यू। कह रहे हैं BEL 188 पर, अभी BEL पे बात हो गई तो दोबारा कार्यक्रम देखेंगे, आपको राय मिल जाएगी। राइट्स पे आपका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं 5 महीने का व्यू है, 632 पे ले रखा है, 632 पे राइट्स का शेयर। और एक और दर्शक थी हमारी, इनका सवाल था, नाम मैं मिस कर गया, वो कह रही थी कि बाकी जगहों पे बाकी शेयर जो है नहीं चल रहे हैं लेकिन राइट्स चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी करके चलनी चाहिए। राइट्स पे सर काफ़ी सारी खबरें रही हैं बीच में और उसके चलते इस शेयर में मोमेंटम रहा, आज भी 3% ऊपर, अब 716 का लेवल देखने को मिल रहा है और इन्होंने 632 पे लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा। बहुत कम लोग हैं जो रेलवे में मुनाफे में हैं प्रदीप जी, और आप उनमें से एक हैं। क्या सलाह रहेगी प्रदीप जी के लिए सर?
प्रदीप जी, पहली बात तो होल्ड करके रखिए और चलिए, उम्मीद है कि क्या नाम है विपुल जी, लोग जो है वो अब कम से कम राइट्स चला है, धीरे धीरे आपका IRFC और बाकी चैनल्स, बाकी स्टॉक्स चलते हुए नजर आएंगे। तो थोड़े बैड कमेंट्स कम करेंगे, पेशेंस लूज कर जाते हैं, बात करते हैं 3 साल की और आ जाते हैं 3 मिनट के ट्रेड पे। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाकर रखेंगे। जो स्टडी है, जो फंडामेंटल है, उसको हम लोग देख कर ही देते हैं। हमें नहीं यहाँ पर ये लगता कि हम किसी को फंसाएं, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल 750 और 780 के टारगेट आ सकते हैं। अब क्या होगा विपुल जी, आपको मैं बताता हूँ। 715 चल रहा है, हमने कह दिया 780 आ जाएगा, 750 तक जाएगा। अब खरीद लेगा बंदा करंट लेवल। अब कितना स्टॉप लॉस बनता है यहाँ से? 680। कितना रुपया हुआ? अब नीचे का 40 रुपए, ऊपर का 40 रुपए। फिर जब नीचे 40 रुपए आ जाएगा तो कहेगा रवि जी फंसवा दिए, मरवा दिए, डुबवा दिए, लुटवा दिए, हाँ सब करवा दिए। अपनी नहीं देखेगा कि हमने क्या समझाया। भैया, पहले लोगों ने खरीदा, ये उनके लिए राय है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना है? 696, 695। अगर फ्रेश खरीदारी भी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस की हिम्मत रखो और 750 और 780 के टारगेट के लिए फिलहाल स्टॉक को काटना नहीं चाहिए। जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, फिर से आ जाता हूं लॉन्ग टर्म में। जब बोलता हूं लोग करते हैं लॉन्ग टर्म, होता क्या है एक्चुअली में, ये हमारी गलती नहीं है या आपकी गलती नहीं है। खरीदते तो हम लॉन्ग स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ही है, जब फंस जाते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म पे कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर बहाना ढूंढते रहते हैं कि अब कौन मेरे मन की बोलेगा। रवि जी बोलेंगे, दूसरा बोलेगा। अगर रवि जी ने मन की बोली तो रवि जी वाह वाह, और अगर वाले ने मन की बोली तो रवि जी क्या क्या। तो ये सारी चीजें से बचिए। फिलहाल मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि कॉन्फिडेंस रखिए। फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल थोड़े बहुत पुअर हो सकते हैं, लेकिन रिवर्सल तेजी से दिखाई देगा, एग्जाम्पल है। और फिलहाल अभी स्टॉक को होल्ड करके रखिए। फ्रेश बाय के लिए 695 नोट कर लीजिए लेवल, स्टॉप लॉस 680, टारगेट 750, 780 ये टारगेट है। हिम्मत है तो करिए, नहीं हिम्मत है तो फिर कमेंट तो लिखते ही रहिए। चलिए ठीक है। और ये राइट्स के इस बारे में बात हो रही थी और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो रेलवे के बारे में बात समझ रहे होंगे। रेलवे पे ज़्यादातर शेयरों पे हमने बातचीत कर ली है। अंकित पवार जी से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अंकित जी को नमस्कार। जी नमस्कार विपुल जी। नमस्कार अंकित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बैंगलोर से बात कर रहे हैं। बैंगलोर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो बताइए सर, क्या प्रश्न है, क्या करते हैं बैंगलोर में आप? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ अभी। जी जी जी, और क्या सवाल है सर? जी मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के 137 शेयर्स लिए हैं 74.83 के रेट पर। और क्या सोचा हुआ है, कब तक होल्ड करेंगे इसे? 5 से 6 महीने का सोचा है अभी तो सर। 5-6 महीने का व्यू है आपका। 73-74 के आसपास जो है अभी चल रहा है, उसी भाव के आसपास आपने लिए हुए हैं। 1 रुपये नीचे है आपकी खरीद से, तो कोई खास नुकसान आपको नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये शेयर थका जरूर रहा है और पिछले हफ्ते भी शायद इस पर बातचीत हुई थी रवि जी के साथ। रवि जी, एक और ऐसा शेयर, उम्मीदें बहुत है पर परफॉर्म वैसा नहीं कर पा रहा है, क्या सलाह रहेगी IDFC फर्स्ट बैंक पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा इतना फेवरेट स्टॉक है कि इस स्टॉक पे मैंने कभी भी, जितने क्लाइंटों को रिकमेंड किया उन्होंने मेरी अगर बात फॉलो की, कभी लॉस नहीं लिया। आपको बताऊं, इसकी चाल हमने सबसे पहले पकड़ी थी 55 रुपए से, और चाल चलते 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 70-72 पे अभी रिकमेंडेशन है फिर से खरीदने का। 68 का स्टॉप लॉस है, काटूंगा 88-82 रुपए पे ही राय दूंगा कि वहीं काटिएगा। आप लोग भी यही फॉलो करिए। और आपने बहुत अच्छा स्टॉक खरीदा हुआ है। ये पेशेंस का क्या मतलब है? पेशेंस का मतलब ये है कि देखिए, हर एक की चाल अलग अलग होती है। कुछ दिन कंसोलिडेट करता है तो लोग कहते हैं यार फंस गया मैं खुश हो जाता हूं जैसे ही स्टॉक कंसोलिडेट करता है। क्यों खुश हो जाता हूं? क्योंकि चांसेस बन जाते हैं उसके रॉकेट होने के। अब वो कहां से भागेगा ये हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं ऐसे ऐसे करके कि अरे छूट गया, स्टॉक निकल गया। तो जब दिख जाए, फंडामेंटल फिट हो जाए, टेक्निकल हिट हो जाए, तो स्टॉक को ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने, जब पिछला प्रोग्राम था उस पर हमने बहुत से स्टॉक की चर्चा करी थी, जिसमें एक स्टॉक था भेल। 240-42 पे था, 265 पे आज हिम्मत है तो खरीद लो। बची है क्या? नहीं बचेगी। उस दिन जब 242 रुपए था तो दिखा रहा था कि मैं डूब जाऊंगा, 220 रुपए आ जाऊंगा। चलो उसको छोड़ देते हैं, पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं।
₹32 ₹25 पे था, वापस आज ₹345 हो गया। हिम्मत थी कि यहाँ पे आप खरीदोगे, फिर कहोगे कि फंस गए। मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम आपको बचाते भी हैं, सिखाते भी हैं, आपका पोर्टफोलियो बनाते भी हैं। और विपुल जी और पूरी टीम जो मेहनत करती है वो इसलिए करती कि आपके लिए कर रहे हैं, कोई हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही बात। आप इसको बिल्कुल फॉलो करिए जो कहते हैं। अब इस चीज में जो इन्होंने स्टॉक खरीदा बहुत बढ़िया स्टॉक है, कब चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन रिस्क मेरा कम है, रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। अगर आईडीएफसी बैंक की एफडी जाते हैं तो वो है 7.5 से 8% की ज्यादा एफडी के रिटर्न जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट में मिलते हैं। लेकिन बैंक जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि भैया मैं तो चढ़ूंगा। कितने पे ले जाऊंगा? ₹88 ₹90 आएगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और विपुल जी, अगर आपका भी अकाउंट आईडीएफसी फर्स्ट में हो तो उसमें एफडी करने के बजाय उतने पैसे की स्टॉक खरीद लीजिएगा। और आप इन्हीं प्रोग्राम में आप जो है वो पार्टी देते हुए खुद नजर आएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप इस पे बने रहिए पेशेंसली। बिल्कुल धैर्य के साथ बने रहिए, यही आप लोगों के लिए फिलहाल राय यहाँ पर है आईडीएफसी बैंक को लेकर के। अनिल सोरकल जी कह रहे हैं मेरे सारे दोस्त आपके लाइव वीडियोस रोज देखते हैं और आप लोगों के द्वारा बताए गए शेयर से बहुत फ़ायदा हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद अनिल जी ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए। और आप लोग ऐसे ही मुनाफा कमाएं, यही हम लोगों की आकांक्षा है, यही हम लोगों की इच्छा रहती है। पवन चौधरी जी कह रहे हैं, पवन कह रहे हैं, पवन मैं गाजियाबाद से हूँ सर, आपने जम्मू एंड कश्मीर 109 पर बाई करवाया था, अब मैं लॉस में हूँ, क्या करें, सेल करें या होल्ड करें, प्लीज़ बताएं। मैं मनी 9 को बहुत प्यार करता हूँ। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक सर, बैंक नहीं चल रहे, मतलब कुछ भी हो जाए बैंकों में पता नहीं क्या हो गया कि वो चल नहीं रहे हैं। और यहाँ पर जबकि वैल्यूएशन भी आकर्षक दिखाई दे रही है, जो लोग बाकी डिफेंस और रेलवे को लेकर के कहते हैं कि बहुत हाई वैल्यूएशन है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपकी टिप्पणी जे&के बैंक पर? देखिए विपुल जी, आपने बहुत सही बात कही है। इस समय स्टॉक्स बैंकिंग काउंटर के कंसोलिडेट है या थोड़े करेक्टिव है। इनफैक्ट अगर पीएसबी को देखें तो 10% करेक्ट हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर 112-13 रुपए पे रिकमेंड किया है, आपने खरीदा है, 108 रुपए चल रहा है, 105 रुपए का बॉटम बना चुका है। 100 के नीचे जाएगा तो रिस्क खड़ा होगा, काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। जब हमारी सरकार ही वहां पर कुछ नहीं कर पा रही तो बेचारा बैंक कैसे करेगा? कब तक नहीं कर पाएगा, कब तक क्या करेगा? थोड़ा सा फंडामेंटल यहाँ पर ऐसी जगह पे खड़ा है जहां से सरकार बनने का, इलेक्शन का, ये सब चीजें जम्मू कश्मीर की नजर रखिए। जैसे ये सारी चीजें क्लियर होंगी, जम्मू कश्मीर में मानना चालू हो जाएगा। फिलहाल अभी अपने अस्तित्व को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो धीरे धीरे इस स्टॉक में, अब ये सब स्टॉक्स में क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इनमें अपने को रिस्क काफी कम लगता है। क्यों, किस बात का? अगर जैसे कुछ अच्छा होगा, लॉस रिकवर करके प्रॉफिट की तरफ आ जाएगा। अब आप ऐसा शेयर तो नहीं खरीदेंगे जिसका नाम है पीसीजे, जिसका नाम है आर पावर, जिसका नाम है पेटीएम, खरीद लिया, आज रिवर्ट नहीं हो रहे, रिवर्ट हो रहे हैं तो हम मरे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, उसमें सवाल नहीं पूछेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स लीजिए जो गिरते मार्केट पे आपको नुकसान तो दें, लेकिन जैसे ही जब चढ़े तो वो उसी दुगनी स्पीड से चढ़े। ये सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 105 के नीचे, कहने का मतलब है कि आपको रिस्क 100 के और 105 के नीचे आएगा, तब तक बने रहिए। प्रॉफिट तो आएगा, प्रॉफिट तो 132-35 का लेवल ही आएगा। तो होल्ड करने की जरूरत है, काटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा और जितने लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप स्टेटस नहीं डाला है। नहीं तो आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं उसी नंबर को बैक एंड टीम जो है वो मुझे ये बता रही है कि इन्होंने कॉल किया, देखिए इनका व्हाट्सएप स्टेटस पे तो है ही नहीं है। तो सर सवाल तो आपके फिर फोन लेंगे नहीं हम। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच करीब 2200 दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं सर। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे दर्शकों ने जो है स्टेटस लगाया हुआ है और उसी वजह से जो है 2200 से के आसपास दर्शक हमें देख रहे हैं। 2192 दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं और बाकी फेसबुक और हमारे ऐप पर भी लोग लगातार बने हुए हैं। लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं आजकल शेयर बाजार में कि उन खबरों के चलते बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है। और उस तरह के शेयर आपके पोर्टफोलियो में या तो हो सकते हैं या होने चाहिए, या फिर उनको पोर्टफोलियो से निकालना चाहिए। उसके लिए देखते हैं बजिंग स्टॉक्स। चलिए तो एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। बजिंग स्टॉक्स में हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और उन खबरों पर क्या होना चाहिए निर्णय, एक्शन क्या लेना है वो अब करेंगे आप। खरीदें, बेचें, बने रहें, एवरेज करें, टारगेट क्या होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। चलिए एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए
ल्यूमेक्स पे सबसे पहले बात करते हैं। आपको बता दें कि ल्यूमेक्स पे खबर ये है कि कंपनी की ग्रीन और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अब उतरने की कंपनी योजना बना रही है। और इसके लिए कंपनी ने किया क्या है, कंपनी ने किया है ग्रीन फूल एनर्जी के अंदर जो है एक बड़ी मेजॉरिटी स्टेक जो है कंपनी खरीदने की योजना बना रही है। और इसके लिए आपको बता दें कि जो ग्रीन फ्यूल है वो कंपनी जो है ये हाई प्रेशर फ्यूल डिलीवरी स्टोरेज सिस्टम की सप्लाई करती है। और सीएनजी वाहनों की बढ़ती डिमांड के चलते कंपनी को ये उम्मीद है कि कंपनी को फ़ायदे आने वाले समय में इस खरीदारी का फ़ायदा होगा। 6.5% की तेज़ी जब तब थी जब हमने शेयर खबर बनाई थी, और अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास शेयर होल्ड कर रहा है। 6.5% ऊपर 554, 555 ये लेवल देखने को मिल रहा है। सर, नई खबर आई है, कंपनी ने जो है अब एक तरीके से जो सीएनजी क्षेत्र के अंदर जो है अपना विस्तार करने की कंपनी योजना बना रही है। 554, 555 के आसपास क्या खरीदारी करके चल सकते हैं क्या? पिछले एक महीने में करीब 6-7% चला है शेयर और आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आपकी रणनीति क्या होगी ल्यूमेक्स ऑटो पे? बिल्कुल, देखिए वैसे भी आपको याद हो तो मैंने खास तौर से ऑटो कंपोनेंट को बिल्कुल यहाँ पर अभी बुलिशनेस के साथ कहा है, दिग्गज से दूर रहने की राय दी थी। लेकिन जहां तक ल्यूमेक्स ऑटो की बात करें तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, 550-55 का लेवल चल रहा है। थोड़ा सा करेक्शन अगर आ जाए, डिप आ जाए तो अपन को ज्यादा अच्छा लगेगा। कभी भी सामान खरीदने जाइए थोड़ा डिस्काउंट पे मिले तो बहुत अच्छा होता है। फंडामेंटल नंबर्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा, न्यूज का इंपैक्ट और फंडामेंटल तड़का, तगड़ा नहीं तड़का, तगड़ा भी हो तो भी अच्छा है। तो फिलहाल तड़के के साथ यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा है और तड़के के बाद मुझे तगड़ा होगा है। हाँ, तभी ये तगड़ा जाएगा और अभी जा सकता है 650 तक। तो थोड़ा सा अगर 8 महीने 9 महीने का व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर बाय करना चाहिए, और थोड़ा डिप मिले तो भी खरीदारी करें। फिलहाल स्टॉक अच्छा है। स्टॉप लॉस 500 के नीचे का, स्टॉप लॉस 500 के नीचे का रखें, ये आपके लिए फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और बात कर लेते हैं अदानी की, अदानी पावर। जी हाँ, अदानी पावर ही नहीं, अदानी ग्रीन की भी बात करेंगे। खबर क्या है, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, इन दोनों को महाराष्ट्र डिस्कॉम से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें कि अदानी पावर, अदानी ग्रीन को दोनों को मिलाकर के करीब 6,600 मेगावाट पावर सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है। अदानी ग्रीन जो है वो खावड़ा प्लांट से 5,000 मेगावाट सोलर पावर जो है वो सप्लाई करेगी। आपको बता दें कि ये थर्मल और जो रिन्यूएबल एनर्जी है दोनों का ये ऑर्डर मिला है। और अदानी पावर जो है वो जो है 1496 मेगावाट का थर्मल पावर जो है वो सप्लाई करेगी। और एमके ग्लोबल ने जो है यहाँ पर री रेटिंग भी की है और इसके बाद जो है लक्ष्य भी बढ़ाया है। 2550 रुपये का लक्ष्य अदानी ग्रीन पे अब कर दिया गया है एमके ग्लोबल की तरफ से। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही शेयरों में 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने खबर बनाई थी, लेकिन अब खबर बनाए थोड़ा सा समय हो गया है तो अदानी ग्रीन जो है वो अब 7.5% से ऊपर है। 1924 का लेवल देखने को मिल रहा है, जहां पर कि 2500 के ऊपर के टारगेट एमके की तरफ से दिए गए थे। अदानी पावर की बात कर लेते हैं तो अदानी पावर में भी आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ये शेयर अभी 6% ऊपर है, 671 का लेवल। तो सर, आप बातचीत करने वाले थे इस पर, आपको बीच में हमने रोका था, लेकिन इन दोनों शेयरों में आज हम बातचीत करना चाहेंगे। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, दोनों में ही काफ़ी शानदार तेजी। इनमें से आपका पसंदीदा कौन है? अदानी समूह के इन दो पावर शेयरों में आप किस पे दांव लगाएंगे? विपुल जी, मैं तो 3 पे लगा रहा हूँ। ओहो, बहुत शानदार। अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अदानी इंटरप्राइजेस, इन तीनों पे स्टॉक पे आपको फोकस रखना है। एक के साथ एक बोनस फ्री देने की विपुल जी की हमेशा आदत होती है, दिलवाते रहते हैं, नहीं देता हूं तो डांट देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी इन स्टॉक्स पे फोकस करें। पावर की बात पहले करते हैं। पावर में रिवर्सल दिख रहा है, किस बात का? 2 चीजों का। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ बॉटम आउट स्टॉक पे फंसा हुआ था, निकल रहा है वापस से 780 रुपए के आंकड़े के लिए, तो ये जाएगा। दूसरे स्टॉक की बात करें अदानी ग्रीन की, आपने जो बात करी 1900 चल रहा है, लेकिन मुझे पहला टारगेट इसका 2150 लगता है। उस लेवल पर आता है तो कहूंगा दोस्त यार मित्र सबको बोलिएगा दोबारा एक बार रिव्यू वापस से लें, विपुल जी के इसी प्रोग्राम में वापस आपको देंगे, लेकिन 2150 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे। अब आ जाते हैं अदानी इंटरप्राइजेस पे, और बिना अदानी इंटरप्राइजेस पे तो मुझे लगता है कि वही बात है कि बात कर ली है सारे टीम मेंबर की, कैप्टन की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। और इस समय अदानी अगर उसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेस आपको यहां पर उतना ही सरप्राइज करेगा जितना आपको अदानी ग्रीन या फिर आपको
अदानी के दूसरे स्टॉक्स कर रहे हैं। फिलहाल 2900 के पास चल रहा है। अगर आपसे अदानी पावर छूट गया, आपसे अदानी ग्रीन छूट गया, 6% ऊपर बाय नहीं कर सकते, तो करंट लेवल पर 3000 पे यहाँ पे बाय कर लीजिए। अदानी इंटरप्राइजेस को टारगेट रखिए 3200 3180 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखिए 2890 रुपए का, और यहाँ पर इसका मजा लीजिए और ज्यादा तेजी से हम बढ़ सकते हैं। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अदानी समूह के शेयरों में। अभी जो है अगली कंपनी जो है लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। और ये जो है एलटी फूड। सर आज जो है हम देख रहे हैं चावल कंपनियों के शेयरों में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, और खबर ये है कि सरकार ने बासमती चावल के एमईपी पर जो है वो रोक जो है वो हटा दी है। अब ये बताइए सर, गैर बासमती चावल के निर्यात में भी छूट की उम्मीद जताई जा रही है। इसके चलते जो है चावल निर्यात बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और अभी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है सर चावल के शेयरों में? सभी चावल शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी है। KRBL 5.5%, LT फूड 6.5%, कोहिनूर 20% ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें बाकी शेयरों पर नजर डालें तो यहाँ पर जो है चंबल फर्टिलाइजर, चमन लाल सेतिया 2% और सर्वेश फूड्स में 5% की तेजी है। अभी क्या करना चाहिए सर चावल शेयरों में? आज शानदार तेजी, इनमें से कोई ऐसा है जो आपके रडार पर आया हुआ है? क्योंकि अब अगर एक्सपोर्ट खुलता है और सरकार जो है और राहत देती है, तो यहाँ पर कोई ऐसा शेयर जो और ज़्यादा आपको तेजी में आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना ज्यादा अच्छा है, और जो आज ये न्यूज आई है उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत तेजी से आएगा। तो आपको लेवल्स बता देता हूँ। पहला, एलटी फूड में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नीचे का स्टॉप लॉस 425 रुपए का डाल लीजिए। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो पीयर कंपैरिजन में यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने जैसे बात कही अभी, बीकाजी फूड्स की बात करें या जाइडस वेलनेस की बात करें, तो इनमें भी आप स्टॉप लॉस को थोड़ा ध्यान दें, और करंट लेवल से 2% 1.5% के स्टॉप लॉस से ट्रेलिंग पोजीशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, इस बीच आज हम देख रहे हैं सर, जब ये खबर आई तो उसके बाद से चीनी शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलने लगी। कारण ये था कि हो सकता है लोगों को ये उम्मीद है कि शायद शुगर एक्सपोर्ट को लेकर के भी कुछ रियायत मिल जाए, क्योंकि चावल एक्सपोर्ट में कुछ राहत मिल रही है। तो आज हम देख रहे हैं बजाज हिंदुस्तान 2.25% ऊपर, AID पेरी 0.5% ऊपर, बलरामपुर चीनी 1.5% ऊपर। चीनी पे कोई व्यू है क्या सर अभी आपका, या अभी आप अवॉइड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि इन सब में अभी आपको फिलहाल बेयरिश क्रिएट नहीं करना, लेकिन बजाज हिंद और डालमिया शुगर, इनमें आप थोड़ा पॉजिटिव बने रह सकते हैं। बलरामपुर चीनी को थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय है। बलरामपुर चीनी में जो है थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय है। चलिए अगली कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इस वजह से है क्योंकि कंपनी ने एक MOU साइन किया है, और ये MOU कंपनी ने साइन किया है ऑसुस इंडिया के साथ, और ऑसुस इंडिया के साथ कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है बनाने के लिए क्या है। ये पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सब्सिडरी कंपनी है डिक्सॉन की, उसने ये MOU जो है ऑसुस के साथ साइन किया है। उसमें नोटबुक जैसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने के लिए ये MOU किया गया है। पिछले हफ्ते ही कंपनी ने एक और MOU किया था जो कि HP इंडिया के साथ हुआ था। तो कंपनी लगातार जो है इस तरह के MOUs करती हुई दिखाई दे रही है। शेयर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम डिक्सन के अंदर देखने को मिल रहा है। आज भी अगर हम देखें तो डिक्सन में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब 5.5% के आसपास की मजबूती, 13,794। हालांकि शेयर काफ़ी महंगा है, 6% ऊपर, 766 रुपये की तेज़ी आज ही देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 11% की तेज़ी 6 महीने में डबल हो गया है। ऑलमोस्ट 96% के आसपास की रैली आ चुकी है। आपकी राय क्या होगी सर डिक्सन पे? 14,200 का लेवल आएगा, वहां प्रॉफिट बुक करिएगा। तब तक अभी बने रहिए, होल्ड करिए, और पोजीशन में फ्रेश ऐड मत करिए, थोड़ा सा रुक कर खरीदिएगा, लेकिन डटे रहिए। प्रॉफिट 14,200 14,500 ये दो टारगेट आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल यहाँ पर। तो ये राय जो है डिक्सन पर निकल करके आती हुई, इसी के साथ अपने इस खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट वाह क्या IPO है। वाह क्या IPO है। चलिए वाह क्या IPO है, बहुत बेसब्री से जो है लोग इस सेगमेंट का इंतजार करते हैं,
और आज न सिर्फ काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, इसे कह सकते हैं वाह क्या लिस्टिंग है, बल्कि कई सारे आईपीओ, दो नए आईपीओ खुले हुए हैं, पहले से खुला हुआ है, तो काफ़ी कुछ होने वाला है। और अपने सभी वाह के आईपीओ के दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पिछले 2 कारोबारी सत्रों में जिस तरीके का रिस्पांस, जिस तरीके का प्यार आप लोगों ने दिया है, अपने दर्शकों को तमाम बता दें कि हमने शुक्रवार को जो वाह के आईपीओ है सबमिट किया था, उसे अब तक करीब 3.5 लाख के आसपास दर्शकों ने देखा है। बहुत तहे दिल से शुक्रिया। रविवार को, चूँकि सोमवार को आज जो है 2 नए आईपीओ खुल रहे थे, तो हमने स्पेशली जो है अपनी छुट्टी ख़राब करके हम लोग आए, और उसको भी हमने देखा कि 1.25 लाख से ज़्यादा दर्शक जो है अब तक देख चुके हैं, और लगातार दर्शकों का इजाफा हो रहा है। तो बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग हौसला बढ़ाते रहिए और मनी9 के साथ लगातार बने रहिए। अब चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी संदीप जी के पास, जो कि बड़ी शिद्दत मेहनत के साथ लगे रहते हैं आईपीओ बाज़ार और तमाम सारे जो है शेयर आपके लिए ले करके आने के लिए, जिसमें कि जो ट्रेंडिंग हो, जो अच्छे हों, और उसके पीछे खबरें क्या हैं। तो संदीप जी, बहुत जो है आप, तो हम सबकी प्रयास जो है वो धीरे धीरे फलीभूत हो रहा है, दर्शकों का प्यार मिल रहा है। आज की लिस्टिंग पर क्या कहें, वाह क्या लिस्टिंग है, जिस तरीके की लिस्टिंग देखने को मिली, खासतौर से बजाज की, जिसके बारे में हर जगह चर्चा थी। थोड़ा कहना छोटे शब्द हो जाएंगे अगर एक सिर्फ की वाह क्या लिस्टिंग है, शानदार, दमदार, असरदार, कुछ भी आप कह सकते हैं। और इनफैक्ट जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लिस्टिंग पर यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिली है, क्योंकि 70 रुपये वाला शेयर अगर 150 रुपये पे लिस्ट होता है तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रफुल्लित होगा, कोई भी खुश होगा, क्योंकि 100% यानी कि 2 गुना से ज़्यादा पैसा अगर आपका लिस्टिंग पे बन जाता है तो जाहिर सी बात है किसी के लिए भी खुशी की बात होगी। 114% प्रीमियम पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ, 70 रुपये का इशू प्राइस था, और ये बात यहीं पर नहीं रुक गई। उसके बाद भी आप देखिए शेयर में आज 10% का ऊपरी सर्किट लग गया, 165 रुपये का जो हाई है वो शेयर ने छुआ है। तो 70 रुपये का शेयर 95 रुपये आपको एक शेयर पर 70 रुपये के ऊपर मिल गए हैं। 165 रुपये पर जाकर 10% का ऊपरी सर्किट लग गया, जहां पे ये खुला था 150 रुपये के प्राइस पर उसके बाद से। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का ज़बरदस्त एक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है, जिन्होंने रखा हुआ है, उनको तो अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अभिषेक अदानिया जी कह रहे हैं, सर जय श्री गणेश, मेरा बजाज हाउसिंग का आईपीओ लग गया है, क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं या फिर निकल जाऊं? तो सर बहुत लोग हैं जिनके अभी लोग धैर्य दिखा रहे हैं, बने हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे शानदार रिकॉर्ड बनाया इसने, जो है जब सब्सक्रिप्शन के आंकड़े दिख रहे थे, शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, इतने सारी चीज़ें शानदार होने के बाद मुनाफा काफ़ी शानदार मिल रहा है। क्या बुक करें? लोगों को लग रहा है पता नहीं कहाँ तक जाएगा। आप क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, एक चीज मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर के साथ क्लियर कर दूं, कंपनी जिस हिसाब से रिटर्न रिस्पांस रिप्लाई मिला है उस हिसाब से फंडामेंटल यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ट्रेंड को बनाइए फ्रेंड। नंबर्स बहुत अट्रैक्टिव नहीं है जो कि आपको ये बोलें कि आप इस पे बने रहिए, लेकिन हाँ, जब चलता है कोई तो मार्केट में सब दौड़ता है, सब चलता है। जब नहीं चलता तो अच्छा शेयर यहाँ पर गिरा हुआ होता है। फिलहाल अभी के हिसाब से मुझे जो स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, और बड़ी स्ट्रैटेजी आपके साथ यहाँ पर मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिए। पहला कि आपने जितना आईपीओ में डाला था डबल हो गया, और क्या उम्मीद करते हो 600% के रिटर्न पाओगे? तो थोड़ा सा रिस्की है। इसलिए पहला जो कैपिटल डाला था उसको निकालिए, और बाकी जो बचा हुआ उसको डालिए। 150 रुपए के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू करिए। अभी चूंकि ट्रेंड फ्रेंड है तो कहां तक जाएगा, 180 के आंकड़े इस बेसिस पे बहुत आसानी से छू सकता है। हो सकता है आपको 200 के आंकड़े तक छूता हुआ नजर आए, लेकिन इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा उसको अगर देखते हैं तो फंडामेंटल उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्योंकि बैलेंस शीट आप भी देख सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट से ज्यादा जरूरी होता है सेंटिमेंट वर्क करना। उस सेंटिमेंट पे अगर आते हैं तो बजाज ने सबको रिटर्न दिए हैं, और इसी वजह से मैंने भी यहां पर आपको यही कहा था कि बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब मास चल रहा हो तो आप भी उसमें कुछ ना कुछ पाई जाएंगे। और पाने का मतलब है आप चालाक बनिए, प्रॉफिट भी बुक निकाल लीजिए, लेकिन 150 का स्टॉप लॉस डालकर रखिए। उसके नीचे जाता है तो करिए नमस्कार, नहीं तो चलने दीजिए। 200 आएगा पूरा बुक करेंगे। चलिए, तो ये फिलहाल राय, अगर अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो पैसे एक बार इकट्ठा कीजिए, और जो है ये आप लोगों के लिए सलाह है। लेकिन जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका भी आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। चलिए, चूँकि समय की थोड़ी कमी है, फटाफट जरा जो लिस्टिंग बाकी हुई है वहाँ पर भी नजर डाल लेते हैं। या तो बम्पर देखने को मिली या बिल्कुल सुस्त देखने को मिली। बाकी जगहों पे क्या हाल रहा है? क्रॉस में तो बिल्कुल क्रॉस लग गया।
बिल्कुल क्रॉस लग गया। और इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि सारी जो बारिश है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ही होगी और इधर पूरा आकाश पूरा सूखा पड़ गया। क्रॉस की आप बात करें 240 रुपए का इशू प्राइस था, हूबहू उसी प्राइस पर ही आप देखिए लिस्टिंग होती हुई दिखी है। एनएससी के आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं, यानी कि एकदम सपाट एकदम फ्लैट लिस्टिंग क्रॉस लिमिटेड की हुई है और इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये आईपीओ को रिस्पांस ठीक ठाक मिला था, 17-18 गुना के आसपास ये भरा था, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलने के बावजूद भी एकदम फ्लैट सपाट लिस्टिंग इस शेयर में देखने को मिलेगी। क्रॉस सर, अब तो जो लोग के पैसे लगे हुए उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए या फिर जो हुआ ठीक ही हुआ, फिर अब लॉस बुक कर लें एक बार के लिए? देखिए, मुझे एक चीज जो इस समय देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजी हमने बताई थी कि क्रॉस पे लिस्टिंग गेन मिलेंगे और लिस्ट होते ही क्रॉस ने एक हाई की तरफ बढ़ाया, 270-72 रुपए तक आया, अभी 261 चल रहा है। रिस्क इतना कम ज्यादा नहीं है, लेकिन उतना इम्पैक्ट बजाज की तरीके से नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 255-250 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक बार को अगर मौका मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश जरूर करें। एक बार मौका मिलता है तो निकलने की कोशिश जरूर करें। चलिए अगली कंपनी जिस पर आप चर्चा करने वाले हैं संदीप जी, जिसकी लिस्टिंग हुई है, तीसरा नाम है टॉलिंस टायर्स का। ये भी आज ही लिस्ट हुई है और इसमें भी आप देखिए महज 1% के आसपास का आपको प्रीमियम नजर आएगा, क्योंकि 226 रुपए का इश्यू प्राइस था और एनएससी पर लिस्ट हुआ है 228 रुपए पर। और आप कह सकते हैं कि ये बाकी दोनों जो है वहां पे बिल्कुल ठंडा रिस्पांस देखने को मिला है। 230 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं। इस आईपीओ को भी आप देखिए 25 गुना का रिस्पांस देखने को मिला था, क्रॉस से भी ज्यादा ये सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन उसके बावजूद महज 1% का जो प्रीमियम मिला है उससे काफी ज्यादा मायूसी, काफी ज्यादा निराशा ही देखने को मिली है। काफी ज्यादा निराशा ही देखने को मिली है। टॉलिंस टायर सर, ये जब कोई बड़ा पेड़ होता है तो उसके इर्द गिर्द के जो पेड़ लगाए जाते हैं वो पनप नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है इन दो आईपीओस की। क्या कुछ टिप्पणी रहेगी आपकी? निकलना चाहिए फिलहाल, बहुत ज्यादा कुछ लंबा ऐसा दिखाई नहीं देता और वैसे भी जो मोमेंटम था वो तो निकल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट में ऐसे और इससे ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, उनकी तरफ फोकस करें और इस समय इस आईपीओ से एक बार को प्रॉफिट बुक करें, निकलिए। यहाँ पर भी एग्जिट की सलाह निकल करके आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल आज का जो हमने सोचा हुआ था कि आखिर में क्या बजाज हाउसिंग से पैसा निकाल करके जो नए आईपीओ आ रहे हैं उनमें लगा दें क्या? आज से खुल रहे हैं दो नए आईपीओ, एक आईपीओ फ्राइडे से खुला हुआ है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब इस पर बातचीत करते हैं अगले 2 से 3 मिनट के अंदर। फिर चुन चुन के का सेगमेंट भी है, समय की थोड़ी सी बाधाएं हैं तो अगले 10 मिनट में हमको चुन चुन के और ये सेगमेंट समाप्त करना है। संदीप जी आपके ऊपर पहले आते हैं और जो आज से जो आईपीओस खुल रहे हैं उसमें एक एक करके जरा चर्चा शुरू करते हैं। तो पहले आज वाले या पहले जो खुला हुआ है उसकी बात करें? जो खुला हुआ है उसी से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, तो वेस्टर्न कैरियर्स, इसकी बात हमने शुक्रवार को भी करी थी और 13 से 18 तारीख का इसका पूरा कार्यकाल है, ये खुला रहेगा तब तक। 163 से 172 रुपये इसका प्राइस बैंड है। करीब 493 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, कंपनी के पास 400 करोड़ आएंगे और ओएफएस है इसमें 93 करोड़ रुपए के आसपास का। अगर आप 11 बजे तक के आंकड़े देखेंगे, चूंकि ये दूसरा दिन है, तो 2 गुना के आसपास ये भरा था, लेकिन लेटेस्ट नंबर्स अगर आप देखेंगे 3.5 गुना के आसपास के नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। ये कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया भी था शुक्रवार को, रेल रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं हैं, लॉजिस्टिक सेवाएं हैं, उसके कारोबार में है और जितने भी बड़े नाम हैं, आप देख लीजिए कोई भी बड़ा नाम इंडस्ट्री का, वो इनके क्लाइंटेले में आपको नजर आएगा, इनके ग्राहकों में नजर आएगा। तो उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल्स भी आप देखिए अच्छे हैं, इनका जो फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी आपको अच्छी नजर आएंगी। तो उस लिहाज से ये कंपनी आपको अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि 3.5 गुना के आसपास का रिस्पांस ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और ग्रे मार्केट भी 57 रुपए का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। 57 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है सर। अभी जो है 2 दिन का समय है, 18 तारीख तक की आईपीओ खुला हुआ है। 163 से 172 का प्राइस बैंड रखा गया है। आपकी सलाह क्या रहेगी वेस्टर्न कैरियर्स को लेकर के? क्या पैसे लगाए जा सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। एक और अच्छा आईपीओ है जिससे कि आपको लिस्टिंग गेन के साथ में अच्छा मुनाफा मिल सकता है, यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, जैसा संदीप जी तो वैसे भी फिलहाल आज ऐसा पहले काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि गूगल और विकिपीडिया एक साथ अगर कूद रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि दोनों की फॉलो करनी चाहिए और यहाँ पर इस आईपीओ को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। मौका जबरदस्त है और इस आईपीओ पे आपका रिस्क काफी कम है, यानी रिस्क एक तरीके से देखा जाए तो ना के बराबर दिखाई दे रहा है। लिस्टिंग गेन मिलने की काफी संभावनाएं हैं। लिस्टिंग गेन मिलने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो अगर आप कहीं पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या आपके पास पैसे पड़े हुए हैं
तो फिर अभी भी जो है आप यहाँ पर जो आईपीओ बाजार में जो हलचल है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरीके का रिस्पांस मिलता है और क्या आपको अलॉटमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की ये शिकायत है कि सर कुछ भी कर लीजिए कुछ लोगों को मिलता नहीं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी रहे संदीप जी जिनके 4-4, 5-5 लॉट निकले हैं, तो मतलब ये लोगों के अंदर बड़ी आशंका है कैसे निकल जा रहे हैं लोगों के आईपीओ। और आप देख रहे हैं कि और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने पिछले 6 महीने से लगा रहे हैं, एक भी आईपीओ नहीं लगा। लक है, लक फैक्टर है और कुछ नहीं। लक फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है। चलिए यहाँ पर फिलहाल राय निकल करके आती हुई कि निवेश करें। इस बीच आज से जो 2 आईपीओ खुल रहे हैं वो है अरकाडी डेवलपर्स और एक और आईपीओ खुला हुआ है, उस पर भी जरा रुक कर लेते हैं क्या कुछ राय निकल करके आ रही है। संदीप जी शुरू करें। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ये आज खुला है और इनफैक्ट इनके मैं नंबर्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो समझ आ रही है वो ये है, जैसे आप कह भी रहे थे कि लोग अब ये मौके ढूंढ रहे हैं कि आप कौन सा नया एवेन्यू है, कौन से ऐसे आईपीओ जहां पे पैसा लगाना चाहिए। वो आपको सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों में साफ तौर पे नजर आ भी जाएगा, क्योंकि पैसा लोगों का बना है और जिनके पैसे बने हैं, जिन्होंने पूरे नहीं भी निकाले, अपना कैपिटल निकाल के अब ये पूछ रहे हैं अब कौन से आईपीओ में लगाएं। तरह तरह के सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो नॉर्दर्न आर्क की जहां तक बात है तो ये 16 तारीख यानी कि आज खुला है, ये 19 तारीख तक खुला रहेगा। 249 से 263 रुपए का प्राइस बैंड है। 777 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, इसमें भी फ्रेश और ओएफएस दोनों पार्ट हैं। 500 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे और ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक है उनके पास करीब 350 करोड़ रुपए के आसपास की रकम पहुंचेगी। 11 बजे तक के नंबर जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखेंगे 0.4 टाइम्स के हैं, लेकिन लेटेस्ट नंबर आप देखेंगे तो 2.25 गुना के आसपास पहले ही दिन आप देखें, अब ये पूरा दिन बीता नहीं है, 2.25 गुना ये भर चुका है। 158 रुपए का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 263 रुपए पर अगर हायर बैंड पे बुक बनती है तो आपको 158 रुपए पर शेयर मिल जाएंगे। दूसरा नाम है आर्केड डेवलपर्स का, ये भी आज खुला है, 19 तारीख तक खुला रहेगा। 121 से 128 रुपए ये प्राइस बैंड है। 410 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, इसमें ओएफएस नहीं है, पूरी तरह से फ्रेश है और जो रकम है वो कंपनी के पास ही आती हुई दिखेगी। और 11 बजे तक अगर आप देखेंगे तो 0.9 टाइम्स का आपको नंबर नजर आएगा 11 बजे तक का, लेकिन लेटेस्ट नंबर आप देखिए 4.25 गुना, ये ऑलरेडी पहले ही दिन भर चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा टिकट साइज का भी खेल है, क्योंकि जितना छोटा साइज रहता है उतना ही ज्यादा हम देखते हैं कि उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे 128 रुपए पर अगर बुक बनती है तो आपको 80 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है कि इतना आपको लिस्टिंग के दिन फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल, और इसी वजह से हम लोगों ने रविवार को ही इस बार रणनीति बना दी ताकि लोग ये ना कहें कि बहुत लेट आप बताते हैं। तो इस बार रविवार को ही आपको बता दिया गया था कि मतलब जो है ये 2 आईपीओस खुल रहे हैं और किस में पैसे लगाने चाहिए, वो जो है आस्था जी ने आपको बताया था। आप यहाँ पर राय लेते हैं रवि जी की, उनकी राय क्या निकल कर के आ रही है नॉर्दर्न कैपिटल को लेकर के। सर ये आईपीओ 19 तारीख तक खुला रहेगा, आज पहला दिन है और काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। वैल्यूएशन को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां हमने पढ़ी कि आकर्षक लग रही हैं लोगों को, और शायद ये वजह है कि लोग जो है यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी, आपको फंडामेंटल कैसे दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले नॉर्दर्न कैपिटल पर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है 2 दिन ये छुट्टी कर देते, आप संडे ही कर लेते, ज्यादा अच्छा था, तो कम से कम लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता इस आईपीओ के लिए। फंडामेंटल नंबर का मतलब यही है। नहीं, एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर, मुझे समझ में नहीं आया। छुट्टी कर देते देखिए फिलहाल वापस आते हैं, चलिए ढोल पे पोल खोलते हैं। पहले नॉर्दर्न आईपीओ की बात कर लेते हैं। अगर आपको नंबर्स अट्रैक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी 31 मार्च 2022 को 181-82 करोड़ की थी, बढ़कर के 317 करोड़ हो गई। लेकिन बोरोइंग 5,982 करोड़ से बढ़ के 9,047 करोड़ हो गई। आपको अट्रैक्टिव लगता है तो बिल्कुल छुट्टी मनाइए, नहीं तो अट्रैक्टिव हो जाइए। फिलहाल इस पे आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंसल्ट दिखाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है, प्राइस बैंड काफी ओवर दिखाई दे रहा है और फिलहाल मुझे नंबर्स तो कहीं से अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। और रही बात छलावे की, जो सब्सक्रिप्शन और आंकड़ों की बात करी जाए तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां इस तरीके की एक्सरसाइज करती हैं जिसे आज हम लोग यहाँ पर ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीजों को भी थोड़ा सा सोच समझ कर करें। यहाँ पर इस आईपीओ के फंडामेंटल के हिसाब से मुझे लगता है दूरी बना लेनी चाहिए। दूरी बना दूसरा जी, दूसरे आईपीओ पे जी सर। दूसरे आईपीओ पे भी देखते हैं तो फिलहाल देखिए जो डेवलपर वगैरह के आईपीओ होते हैं वो एक मोमेंटम पे तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो डुबा जाते हैं और ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। और जब मैं इसके फंडामेंटल भी देखता हूं तो मुझे कोई खास बहुत बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा कि मैं यहाँ पर
इसमें भी कहूँ कि नहीं, हमें थोड़ा सा अप्लाई करना चाहिए, या फिर ये लगे कि कुछ मेरे से मिस हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो देखिए, वैसे डेवलपर हैं, थोड़ा सा शेयर लिस्ट में मिल जाता है और आपको लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। तो थोड़ी सी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो लिस्टिंग गेन की यहाँ पर इस पे बनती है, तो आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थन आर्क कैपिटल दूरी बना लीजिए, दूरी बना के चलिए। तो यहाँ पर अर्काडी डेवलपर्स में आप एक चांस ले सकते हैं, लेकिन नॉर्दर्न कैपिटल पे अवॉइड करने की सलाह रवि जी की है यहाँ पर, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अब आईपीओ सेगमेंट को समाप्त करने का तो वक्त हुआ है, लेकिन कल एक लिस्टिंग भी होनी है एक और वहाँ पर भी हमने देखा था काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा था। पीएनजी ज्वेलर्स को लेकर के सर क्या करना चाहिए, कल लिस्ट होने वाला है? जैसे ही लिस्ट हो जाए हाथ जोड़ लीजिए और कह दीजिए जाके वापस ज्वेलरी खरीद लेंगे। लेकिन फिलहाल चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर थोड़ा मिलने की बात की जाए कि आपको क्या मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो उसके लेकिन सर ग्रे मार्केट में तो काफ़ी शानदार प्रीमियम देखने को मिल रहा था, तो फिर क्या आपको लग रहा है कि लिस्टिंग गेन वैसा नहीं मिलेगा? देखिए, सिर्फ ग्रे मार्केट या सब्सक्रिप्शन के आंकड़े नहीं होते विपुल जी, और इस पे तो हमको लगता है कि एक आईपीओ पे एक पूरा डिस्कशन प्रोग्राम डाल दें कि आईपीओ के क्या क्या होते हैं। समझ गए आगे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो मुझे ऐसा चल लगता है मेन फोकस करें यहाँ पर फंडामेंटल पर, जो कि आपके सामने एक दिग्गज बैठे हुए हैं संदीप जी, फंडामेंटल नंबर्स पे काफी तगड़ी नजर रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल नंबर्स को कंपैरिजन जरूर करिए, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म पर काम आता है। फिलहाल अगर कुछ गेन मिलता है तो बिल्कुल छूटते ही भागिए, वही हाल है। चलिए ठीक है। तो संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। चलिए अब रुक कर लेते हैं चुन चुन के का। चुन चुन के खास पेशकश हमारी, और रवि जी हर बार की तरह बहुत सारे शेयरों के बीच में से कुछ शेयर निकाल करके लाए हैं। इशारा उन्होंने कर दिया था, अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन से शेयर निकल करके आ रहे हैं। बताइए रवि जी। देखिए, आज तो मैंने चुन चुन के में 2 स्टॉक लिए हैं। पहला स्टॉक है आईजीएल, जिसे कि मैंने करंट लेवल पर बाय की रिकमेंडेशन दी है 555 580, ये 2 आंकड़े दिखाई देंगे। टारगेट मैंने अभी जस्ट इंक्रीज किया है, इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन फिलहाल 580 तक का आंकड़ा यहाँ पर छूता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस बनता है 515 रुपए का। दूसरे स्टॉक की चर्चा करें, वो है सन टीवी। फिलहाल जिस तरीके से बढ़ रहा है, जल्दी आपको एक अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर सन टीवी में अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पर सन टीवी पे भी यहाँ पर होगी निवेश की राय, और अपसाइड पे अगर लेवल्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी आपको 900 के आसपास के आंकड़े छूता हुआ नजर आएगा। तो इन लेवल्स पर सन टीवी और आईजीएल, इन दोनों पे आपकी इन्वेस्टमेंट की राय। चलिए आईजीएल पे खरीदारी की सलाह है, 530 रुपए के आसपास खरीदें, 515 रुपए का एक स्टॉप लॉस, और लक्ष्य रखना होगा आपको 555 रुपए का। ये 20 से 25 रुपए ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। सन टीवी पे के नंबर जरा एक बार फिर से बता देंगे सर रवि जी, सन टीवी के नंबर से एक बार फिर से बता देंगे क्या? जी विपुल जी, सन टीवी जो मैंने करंट लेवल पर जो बाय रिकमेंडेशन दी है, इस समय चल रहा है 840 रुपए, अपसाइड टारगेट है 950 रुपए का, और स्टॉप लॉस यहाँ पर है 820 रुपए का। तो ये दोनों स्टॉक्स आपके पास हैं जिन्हें कि आप बाय करके लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, तो सन टीवी में भी खरीदारी करने की सलाह है। जरा एक बार ग्राफिक्स के जरिए सन टीवी के भी नंबर्स अगर दिखा दें हमारी पीसीआर की टीम, तो उसके बाद से फिर आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। रवि जी को एक बैठक में भी जाना है, तो अगर जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। सन टीवी पे खरीदारी की सलाह है 950 रुपये के लक्ष्य के साथ 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और 950 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो सन टीवी और आईजीएल ये जो है शेयर ऐसे हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आईजीएल में 555 से 580 तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं। 515 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, ऐसे हमारे क्लाइंटों को सजेशन गए हुए हैं, और धैर्य रखें स्टॉक मार्केट पे। एक स्टॉक अच्छा स्टॉक बाय किया तो आपको रिटर्न्स जरूर मिलेंगे।
चलिए, तो धैर्य रखें और अच्छे शेयर में अगर खरीदारी है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उन सभी दर्शकों से माफ़ी जिनके सवाल आज हम नहीं ले पाए। कल फिर जुड़ेंगे 1 बजे, हमारे साथ जुड़िए आप। और कल हमारे साथ आस्था जैन जी होंगी, तो अगर आपके प्रश्न होंगे कोशिश करेंगे कि उनसे जो है आपके प्रश्नों के उत्तर लिए जाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, और मनी 9 को छोड़कर कहीं मत जाइए, लगातार बने रहिए। नमस्कार।